नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रेलवे सिलेक्शन बैच की। आज हमारा डे 21 है और ये आपकी फ्रैक्शन की पार्ट 1 है। दोस्तों अभी तक आपका सिंप्लीफिकेशन लगभग आधा कंप्लीट हो गया और नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। अभी तक आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी तो पूरी देखिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट कहीं पे भी दिक्कत ना आए। दोस्तों आपके कोर्स को इस प्रकार डिजाइन करा है कि आपको एक हायरार्की से पढ़ाया जा रहा है कि पहले ये नंबर, जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है एचसीएफ एलसीएम की फ्रैक्शन में, वो आपको पहले ही करा दिया। इस टाइप से आपको पूरी हायरार्की के साथ चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो पूरी सीक्वेंस से आप क्लास देखिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। आपके क्लास में आपका रेलवे के जो भी पीवाईक्यू है सारे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जिससे कि आप यहीं से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ें और एग्जाम के लिए रेडी रहें हमेशा। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं फ्रैक्शन। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कोई भी क्वेरी हो तो आपको सारे लिंक दे रखे हैं। व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां क्वेरी कर सकते हैं। बाकी आपके पास कमेंट सेक्शन का ऑप्शन है, कोई भी डाउट हो आप वहां पे पूछ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको इस क्लास की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम कंटेंट का ओवरव्यू की बात करें। सबसे पहले हम समझेंगे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम सारी चीजों का आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, जिससे कि आप प्रॉपर रिवीजन कर सके। हर कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा प्रॉपर, और उसके रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी। इस प्रकार आपकी पूरी क्लास रहने वाली है। फ्रैक्शन से आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप कहोगे मेरे से नहीं हो पाती फ्रैक्शन चैप्टर से। उसके बाद आपके सारे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे दोस्तों कंटिन्यूअस फ्रैक्शन से आपसे सीरीज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। रिटर्न में कराऊंगा, उसका कंटेंट खुद बनाएंगे और खुद सीखेंगे। इस प्रकार आपकी पूरी क्लास रहेगी। अगर मैं आज की बात करूं, हम शुरू करते हैं फ्रैक्शन। दोस्तों फ्रैक्शन की बात करता हूं मैं, आपने अभी तक जो सुना है फ्रैक्शन का मतलब समझो पहले। जब किसी पूर्ण वस्तु या संख्या का कोई समान भाग को बांटा जाता है तो उस भाग से कुछ भाग लिया जाता है, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ये तो आपकी थ्योरी होगी, इसको छोड़ो, आप समझो। मैंने लिया दोस्तों एक केक, एक मिनट, मैंने लिया एक रोटी का टुकड़ा। ये आपका रोटी का टुकड़ा है। अब मैंने इसके कर दिए दो भाग। अब ये पूरी कितनी रोटी थी? रोटी एक थी, मैंने दो भाग कर दिए। ये जो दो भाग करे हैं ना दोस्तों, यही फ्रैक्शन है। जो दो भाग करे हैं यही फ्रैक्शन है। इसको लिखते कैसे है? दो कितने, कितना? अब इसको हमने क्या लिखा? अब हम बात करेंगे इसमें इस भाग की। अगर हम बात करेंगे इस वाले भाग की, तो इसको क्या लिखेंगे? एक भाग कितने में से? टोटल कितने हो गए इसके? दो टुकड़े हो गए, दो में से। ये इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 1/2। दोस्तों अगर हम इसको परसेंटेज में बदले, तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए याद रखिए 100 से गुणा करते हैं, साथ में परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी? ये आपकी 50% हो जाएगी। अब दोस्तों मैंने यही रोटी ली, इसके क्या भाग कर दिए? चार भाग कर दिए। क्या कर दिए? चार भाग। एक, दो, तीन, चार। अब मैं क्या बात कर रहा हूं? इन दो भागों की बात कर रहा हूं। तो आप क्या लिखोगे? दो भाग, टोटल कितने हैं? चार। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 50%। अब समझे, यहां पे ये 50% आया क्योंकि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं दोस्तों? क्वांटिटी, टोटल। ये इसे कहते हैं हमेशा टोटल, यहां पे आपकी वैल्यू आती है। अब हम यहां पे टोटल दो भाग हैं, एक की बात करेंगे तो 50% आ रहा है। अब यहां पे हमने क्या करा? हमने क्या लिए? दो भाग ले लिए, मतलब हाफ ले लिया। हाफ, यहां पे भी हमने हाफ लिया था। और टोटल कितने हो गए आपके? चार हो गए, तो आपका 50% आ गया। अब इसी चार भाग को मैं करूं किस तरीके से? इस तरीके से। मैं इसमें से क्या ले लूं? ये तीन भाग ले लूं। अब मैं लिख रहा हूं उसको 3/4।
तो ये आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी किसकी, इसकी, इस इतने भाग की। ये क्या है, भाग जो हमने लिए, ये क्या है, टोटल कितने में से लिए। तो क्या होगा दोस्तों, ये अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे 3/4 गुणा 100 करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तिया 75%। 3/4 आपका क्या हो गया, 75% हो गया। तो फ्रैक्शन क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शन अपने आप में अकेले में उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसके साथ एक क्वांटिटी आएगी जिसका वो भाग होगा। जैसे यहां पे बात करें, ये 3 किसका भाग है, ये जो 3 है इस पूरे 4 का एक भाग है, इसे ही हम कह रहे हैं, इसको हम लिखेंगे 3/4 के फॉर्म में, इसी वैल्यू को हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब दोस्तों जो फ्रैक्शन बनता है आपका, दो चीजों से बनता है, एक आपका होता है न्यूमरेटर, एक होता है आपका डिनोमिनेटर। एक आपका क्या होता है, न्यूमरेटर, एक होता है आपका डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है दोस्तों उसे कहते हैं हम अंश, और डिनोमिनेटर को कहते हैं हर। तो इसको हम लिखते हैं हर, इसको लिखेंगे हम अंश, और इसको लिखेंगे हम हर। अंश बट्टे आपका हर होगा, फ्रैक्शन हमेशा अंश बट्टे हर के फॉर्म में लिखेंगे नॉर्मली। अब दोस्तों समझो, अब यहां पे क्या करा, इस उदाहरण को समझो, क्या करा है, एक रोटी को 8 बराबर भागों में बांटा जाता है और उसमें से 3 भाग लिए जाते हैं, तो फ्रैक्शन की वैल्यू बताओ। क्या करा, एक रोटी ली, उसको 8 बराबर भागों में बांटा, ये 4 हो गए, एक ये हो गए 6 हो गए, और एक लाइन खींच दी, ये 8 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, आपका क्या होगा, अंश क्या होगा, अंश वो होगा जितने हम भाग की बात करेंगे। कितने भाग की बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं 3 भाग की, इस 3 भाग की बात कर रहे हैं। तो ये 3 भाग अगर आपको बोला जाए इनको लिखो, कैसे लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, 3 भाग किस में से, 8 में से, ये आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछा जाए ये परसेंटेज में इसका मान क्या है, तो आप क्या करोगे, 3/8 परसेंटेज में निकालने के लिए गुणा 100 करोगे, साथ में आपका परसेंटेज का साइन आ जाएगा। मैं परसेंटेज वाले चैप्टर में इसको और क्लियर से समझाऊंगा आपको, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा हमने परसेंटेज क्यों लगाया, परसेंटेज लगाने से हमारी मैथ की इक्वेशन अनबैलेंस तो नहीं हुई, ये सारी चीजें आपको परसेंटेज में समझाऊंगा। यहां पर आप इतना समझिए कि आपको परसेंटेज में बदलने के लिए कोई भी संख्या को 100 से गुणा करनी होती है, साथ में परसेंटेज का साइन लगाना होता है। तो ये क्या आएगा आपका, इसको काट दोगे आप 4 से, 4 दूनी 8, और 4 से कर देगा 25 बार, तो ये क्या आएगा, 25 तिया आपका 75, 75 बट्टे आपका 4 परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी इस वाले भाग की। तो दोस्तों यहां हम समझ पा रहे हैं पूरा फ्रैक्शन आपका क्या होता है, किसी भी एक बड़े हिस्से का भाग होता है और उसे ही हम लिखते हैं, ऊपर उस भाग को लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल जितने उसके भाग हमने बनाए हैं। जैसे यहां पे आपको लिखा है 3/8, ठीक है। अब इस रोटी को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है इसमें से हम 3 भाग, यदि रोटी के 8 बराबर भागों में बांटा गया है और 3 भाग लिए जाए तो भिन्न क्या होगी, फ्रैक्शन क्या होगी। तो ये क्या है, ये 3 भाग ले लिए, और ये क्या होगी 3, और टोटल क्या है आपका 8, तो फ्रैक्शन आपकी 3/8 होगी। 3 आपका हो गया न्यूमरेटर जिसे कम कहेंगे हम अंश, और 8 हो गया आपका कुल संख्या जिसे कहते हैं हम हर। ठीक है दोस्तों, यहां से अब पूछा जाए रिमेनिंग जो पार्ट है वो कितना रह गया। दोस्तों इसके 2 तरीके होंगे आपके पास। एक आप क्या करेंगे, जो आपकी फ्रैक्शन होती है वो अगर 100% की बात करूं फ्रैक्शन की, उसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मतलब फ्रैक्शन में 100% मतलब वो 1 होगा। इसको मैं अभी समझाऊंगा, अभी आप इतना ध्यान रखिए, 1 का मतलब 100%। अब हम आपसे पूछा जाए ये बची हुई रोटी कितना भाग है, आपके पास 2 तरीके हैं। आपको पता है आपने कितने भाग लिए, क्या लिया है, 3/8 लिया है, टोटल में से उसको घटा दो। टोटल मैंने क्या कहा, टोटल आपका 100% होगा, 100% मतलब 1 में से उसको घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/8 आएगा। कैसे घटाओगे, 8 एकम 8, 8 में से 3 गया आपका 5/8,
दूसरा तरीका दोस्तों, आपने जैसे पहले समझा उसको अब इस प्रकार समझो। अब आपके कितने भाग बच के, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले, एक मिनट दोस्तों, ये वाले जो भाग हैं आपके 8 7 और 6, ये आपने छोड़ दिए और बाकी भाग ले लिए। कितने भाग ले लिए इसमें? 5 भाग आपने ले लिए। 5 ले लिए किस में से? 8 में से। बस यही आपकी इस बचे हुए भाग की फ्रैक्शन में वैल्यू होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स की। फ्रैक्शन आपकी होती है 8 प्रकार की, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहली बात करें, हम कहते हैं इसको उचित फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो आपका यहां पे अंश की वैल्यू होती है, जिसे हम कहते हैं नुमरेटर, उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी। किससे? डिनोमिनेटर से, जिसे हम कहते हैं हर। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे हम कहते हैं उचित फ्रैक्शन। अब यहां पे इसके एग्जाम्पल की बात करें, 1/2, 2/3, 3/5, 7/8, आपकी क्या है? सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसे हम कहेंगे उचित फ्रैक्शन कहेंगे। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? अनुचित फ्रैक्शन। अनुचित फ्रैक्शन में दोस्तों एक चीज ध्यान रखने की बात क्या है? जो इसमें अंश की वैल्यू होती है, जिसे कहते हैं हम नुमरेटर, ये हमेशा बड़ी होगी। किससे? हर से, डिनोमिनेटर से। अब दोस्तों यहां पे अब एक चीज याद क्या रखना है, जो आपकी अनुचित फ्रैक्शन होती है ना, वो आपकी किस किस से मिलकर बनेगी? एक होगी उसमें पूर्ण भिन्न, और साथ में क्या होगा? एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब कैसे दोस्तों? समझो, 4/5 लिख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, 4/5 नहीं, 5/4 होगा। ये 4/5 क्या होगी? प्रॉपर होगी। हमें क्या लेना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेनी है। हमने क्या लिख दिया? 5/4 ले लिया। अब इस 4 से 5 को डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, बचा आपका 1। तो इसको आप क्या लिखोगे? 1 सही 1/4 लिखोगे। तो मैंने यही तो कहा, एक आपकी पूर्ण भिन्न होगी। पूर्ण भिन्न क्या होती है मैं अभी आपको समझाऊंगा। एक आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें होगी। और दोस्तों जब आपकी एक पूर्ण भिन्न और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलके बनती है, इस संख्या को जब इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको क्या कहते हैं? हम मिक्स भिन्न कहते हैं, मतलब मिश्रित भिन्न कहते हैं। टाइप एक ही है, उसको अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। अगर आपने जैसे यहां पे शुरू से शुरू करते हैं, अगर यहां पे 1 2 3 4 5 भाग है और 2 भाग की बात करी, 2/5 लिख दिया, तो आपकी क्या होगी? ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब दोस्तों यहां पे इसने क्या लिख दिया? इसको 5/4 लिख दिया, तो ये क्या होगी? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब इसको ही हमने लिख दिया 1 से 1/4, तो ये आपकी क्या होगी? मिक्स फ्रैक्शन होगी। और जो आपकी इनप्रॉपर फ्रैक्शन है वो किससे मिलेगी? एक पूर्ण फ्रैक्शन और एक साथ में आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनेगी क्या? आपकी उचित भिन्न। इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन आपकी किससे मिलकर बनेगी? एक पूर्ण भिन्न और एक आपकी इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इनको अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे, इसको हम कहेंगे इनप्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दोनों को अलग अलग लिख देंगे, जैसे यहां पे लिख दिया हमने ये 2 सही 1/3, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 3 दूनी 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/3। अगर हम इसको 7/3 लिखेंगे तो ये क्या बन गई? आपकी इनप्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। अगर इसी को आपने 2 से 1/3 लिख दिया, ये आपकी मिक्स भिन्न बन गई। दोस्तों आशा करता हूं इन तीनों फ्रैक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, एक दूसरे के साथ कोलिंक हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे क्या कह रहा है? 3 सही 2/5। अब आपने इसमें दिया 5 दिया 15, 15 + 2 17, 17/5 लिख दिया, तो ये आपकी क्या बन गई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों 4 नंबर की, जिसे हम क्या कहेंगे, मिक्स भिन्न कहते हैं, सॉरी, जिसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन सम भिन्न। दोस्तों लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देनी है, उसको हम क्या कहेंगे, हर कहेंगे, जिसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। उसको क्या कहेंगे, हम हर कहेंगे, और उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिनोमिनेटर। अगर दोस्तों किसी भी दिए गए भिन्नों में अगर आपका हर डिनोमिनेटर समान है तो वो क्या होगी, आपकी लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 आपकी क्या है, सारी लाइक फ्रैक्शन है। उदाहरण तौर पर आपका 2/7, 3/7, 5/7 सारी आपकी क्या है, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी दोस्तों। अब दोस्तों अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें, बस लाइक जो है उसका उल्टा अनलाइक होगी, जिसके जो हर है डिनोमिनेटर है वो समान होंगे, मतलब समान नहीं होंगे। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 इसके एग्जाम्पल हो गए, ये सारी अनलाइक फ्रैक्शन आपकी होगी। फिर दोस्तों बात करते हैं एकांक फ्रैक्शन की, जिसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देनी है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में हमने किस चीज पे ध्यान दिया था, हमने ध्यान दिया था हर पे। बट याद रखिए जब आप लाइक यूनिट फ्रैक्शन की बात करेंगे, जब आप यूनिट फ्रैक्शन की बात करेंगे, आप किस पे ध्यान देंगे, अंश पे। किस पे ध्यान देंगे, अंश पे। किस पे ध्यान देंगे, अंश पे। और अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आप ध्यान देंगे, अगर किसी भी भिन्न के अंश की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू समान है तो उसको क्या कहेंगे, की वैल्यू अगर एक है तो उसको क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ध्यान से सुनिए, यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहलाती है जिसके अंश की वैल्यू एक होगी। यूनिट का मतलब एक होता है, तो अंश की वैल्यू एक होगी तो उसको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे, हिंदी में कहेंगे एकांक फ्रैक्शन। अब दोस्तों आती है शून्य फ्रैक्शन। शून्य फ्रैक्शन कुछ नहीं है, आपके अंश की वैल्यू अगर शून्य है तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, शून्य फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पूर्ण फ्रैक्शन की। अब जैसे दोस्तों यहां पे समझते हैं पूर्ण फ्रैक्शन को। मैंने आपसे ली एक रोटी, उसके कर दिए 4 टुकड़े, और मैंने चारों के 4 भाग ले लिए और टोटल भी 4 हो गए, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1, 2, 3, 4। अब आपकी वैल्यू क्या आई, यहां से 1 आई। अब मैं इसको बदल रहा हूं किसमें, परसेंटेज में। तो मैंने कहा अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो 100 से गुणा कर दो, साथ में परसेंटेज की वैल्यू लगा दो, तो क्या आ गया, 100% आ गया। तो याद रखिए फ्रैक्शन में जो 1 आएगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा, मतलब अपने आप में पूर्ण होगा। तो ये अगर हमने इस गोले की बात करता हूं, यहां पे इसके 5 भाग करें, 1, 2, 3, 4, 5, और पांचों के पांचों भाग ऑक्यूपाई कर लिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 5, और हमने टोटल 5 ले लिए, तो पूरा गोला ले लिया ना, तो पूर्ण हो गया ना वो। तो इसे ही कहते हैं पूर्ण फ्रैक्शन। और पूर्ण फ्रैक्शन हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, जो मैंने आपको यहां पे समझाया। अब दोस्तों एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ध्यान दो। आपसे क्या पूछा जाएगा, जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसे कहेंगे उचित भिन्न। याद रखिए जो आपकी उचित भिन्न है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। ये जो आपका साइन होता है, जिधर मुंह खुला होता है उस साइड क्या होता है, बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला नहीं होता उस साइड क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होने वाली है। ये आपको याद रखना है, नोट्स में लिख लो, कुछ भी कर लो। दूसरा है अनुचित फ्रैक्शन। अनुचित फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, इन प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक आपकी पूर्ण संख्या और एक आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपकी जब पूर्ण संख्या आ गई, 1 आ गया, तो हमेशा क्या होगा, वो 1 से बड़ा होगा। तो जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको क्या समझाया, एक पूर्ण संख्या होती है और एक साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो याद रखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होगी, एक से बड़ी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से कम होगी, ये आपको याद रखना है। और पूर्ण जो भिन्न है ना, पूर्ण भिन्न वो क्या होगी, एक के बराबर होगी, और जो शून्य भिन्न है वो शून्य ही आएगी उसकी वैल्यू। बाकी आपकी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनते। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी एक से छोटी होगी, इनप्रॉपर फ्रैक्शन एक से बड़ी होगी, शून्य फ्रैक्शन की वैल्यू शून्य होगी, और पूर्ण फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों हायरार्की की। हमने अभी तक बात तो कर दी फ्रैक्शन की, अब फ्रैक्शन हुआ कैसे, आया कैसे सिस्टम में, वो समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले आई आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको पूरा डिटेल में सब कुछ समझाया गया है, ए टू जेड, जाके क्लास जरूर देखिएगा। सबसे पहले आया आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में भी आपके फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आए। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आए वो दो भागों से मिलकर बने। एक आपके रियल नंबर जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर जिनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अभी हम फ्रैक्शन तक पहुंचेंगे, आपको ये पूरा डिटेल में समझना है। कम आधे घंटे, 1 घंटे 56 मिनट की वीडियो है, वहां जरूर देखिए, पूरा यही समझा रखा है मैंने। फिर हम आए रियल नंबर पे। रियल नंबर वास्तविक संख्या की बात करते हैं, वह दो संख्याओं से मिलकर बनेगी। एक आपकी रेशनल नंबर जिसे कहेंगे हम परिमेय संख्या, एक आपकी इरेशनल नंबर जिसे कहेंगे हम अपरिमेय संख्या। फिर आए रेशनल नंबर के फर्दर डिवाइडेशन में। जो रेशनल नंबर है फिर उससे दो चीज बनी, एक आपका पूर्णांक बना, एक आपका फ्रैक्शन बना। तो दोस्तों हम यही फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों आपका जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर है ना, वो किस में आता है, डायरेक्टली आपके नंबर सिस्टम में आता है। बट आपके सिलेबस में क्या समझा रखा है वो आपके अलग से दे रखा है, इसलिए आपको अलग से पढ़ाया जाता है। तो अभी आप देखा जाए तो आपका नंबर सिस्टम ही चल रहा है। अब दोस्तों यहां पे हम ये हमने पूरा नंबर सिस्टम में समझ लिया है ए टू जेड। इसके बाद अभी हम समझ रहे हैं ये वाला टॉपिक फ्रैक्शन। अब दोस्तों फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन आपके तीन टाइप के होते हैं, एक आपके डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, और आपका क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होता है। ये आपके जो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होते हैं उससे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरा जो होता है आपका सिंपल फ्रैक्शन होता है। तो तीन आपके फ्रैक्शन हो गए, एक डेसिमल फ्रैक्शन, एक आपका सिंपल फ्रैक्शन, एक आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ये तीनों फ्रैक्शन की हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन की। अभी मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन क्या है वो समझाऊंगा, पहले आप समझो डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप। जो डेसिमल फ्रैक्शन है ना दोस्तों, वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसे कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न। दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसे कहेंगे अशांत दशमलव भिन्न। अभी सबकी डिटेलिंग समझाऊंगा, अभी सिर्फ हायरार्की याद रखो। डेसिमल फ्रैक्शन दो भाग, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन शांत दशमलव भिन्न, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन अशांत दशमलव भिन्न। फिर दोस्तों जो आपके अशांत दशमलव भिन्न आए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आए, उसके भी फर्दर दो भाग हुए। एक क्या हुआ आपका, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसे कहते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न। दूसरा क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसे क्या कहेंगे, अनावर्ती दशमलव भिन्न। फिर दोस्तों आपके जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ना, उसके भी दो भाग हुए। एक क्या हुआ, प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा क्या हुआ, मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपकी पूरी हायरार्की बनती है डेसिमल फ्रैक्शन की, जिसको हम डिटेल में समझेंगे इस लेक्चर में। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दशमलव भिन्न की, जिसे हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी फ्रैक्शन की वैल्यू बताई पी बट्टे क्यू, जैसे 1/2 लिख दिया, 3/2 लिख दिया, 5/4 लिख दिया, और हमने 7/6 लिख दिया। ये सारे आपके क्या है, फ्रैक्शन है। दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको समझाया, फ्रैक्शन के लिखने के तरीके से हम उसको क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आते हैं। ये आपके सिंपल फ्रैक्शन है सारे, इनको हम डेसिमल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में तो नहीं होंगे, डेसिमल में कर सकते हैं।
अब दोस्तों मैंने जैसे आपको समझाया था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, 3/2 है। तो मैं इस इनप्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लिख सकता हूं, एक सही 1/2 लिख सकता हूं ना, 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2। तो ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, और इसी को मैंने लिख दिया 3 सही 3/2, ये क्या बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोस्तों फ्रैक्शन कैसे लिखी है उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन के टाइप्स की बात कर रहा हूं, सिंपल फ्रैक्शन हो गया आपका और डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन अलग टाइप से होती है, उसको भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, बट अभी आपको इन दो चीजों पे ध्यान देना है। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में इंडिविजुअल में अलग से पूरी क्लास लेने वाला हूं, कल वो क्लास होगी जिसमें सारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड, वो मैं सारे क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। यहां पे हम बात करेंगे सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन की। तो डेसिमल फ्रैक्शन में याद रखना जिसके हर में ना आपको एक के साथ जीरो दिख जाए, अब वो जीरो कितनी भी हो सकती है, एक के साथ 2 जीरो हो सकती है, एक के साथ 3 जीरो हो सकती है, एक के साथ 4 जीरो हो सकती है, एक के साथ 5 जीरो हो सकती है, कितनी भी जीरो आपकी हो सकती हैं उनको हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ये नॉर्मली आपको किस प्रकार से लिखी हुई मिलती हैं, ये लिखी हुई मिलती हैं इस फॉर्म में, जैसे आपको ये दे रखा है एग्जांपल 0.5। दोस्तों अब यहां इसमें आप दशमलव हटाओगे तो क्या आएगा, इसको 5/10 लिखोगे, ठीक है, तो ये आगे क्या होगी डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 0.25 यहां पे दशमलव हटाओगे 25/100, यही तो मैं कह रहा हूं डेसिमल फ्रैक्शन में उसके हर में एक के साथ जीरो मिलेंगे आपको। फिर क्या है आपका 1.75 लिखा है, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 175/100, 2 जीरो, ये आपकी होगी क्या डेसिमल फ्रैक्शन, समझ गए ना, जिसके हर में एक के साथ जीरो आ रही है उसको हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अगर इस टाइप से लिखी है या उस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये लिखी है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन कहोगे, इसको क्या कहोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान रखिए लिखने के टाइप के हिसाब से बात करेंगे। अब आप कहोगे सर आप इसको भी तो डेसिमल फ्रैक्शन में बदल सकते हो, हाँ जी बिल्कुल बदल सकते हो, एक 2 से डिवाइड करो, 0.0, 2×5 = 10, क्या हो गया ये 0.5 हो गया। अब ये 0.5 लिखा तो आप इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे जी, इसको कहोगे आप डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहां 1/2 लिखा था, क्या बोल दिया आपने प्योर फ्रैक्शन। समझ गए, लिखने के तरीके के हिसाब से आपकी फ्रैक्शन डिवाइडेड होगी इतने प्रकार में, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, तो याद रखिए इन चीजों को। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस हायरार्की की, डेसिमल फ्रैक्शन समझ लिया, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज हो आप कि सर ऐसे क्लास में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कुछ भी करा जा सकता है, आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, जिससे कि हम इंप्रूवमेंट लाएं। अब दोस्तों यहां पे डेसिमल फ्रैक्शन समझ लिया, अब हम समझते हैं इसके दो भाग होंगे डेसिमल फ्रैक्शन के, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसे कहेंगे शांत दशमलव बिंदु, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसे कहते हैं अशांत दशमलव बिंदु। अब हम समझ रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। अब दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, इसको पहचानते कहते हैं कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं, इसके हर का गुणनखंड करते हैं, मतलब फैक्टर, फैक्टर चैप्टर आपको बता दिया है मैंने, करा दिया है, ये मत कहना सर नहीं बताया। और अगर फैक्टर 2 की पावर n या 5 की पावर n या आपके 2 की पावर n, 5 की पावर m या 2 की पावर m या 5 की पावर n इस कॉम्बिनेशन में आते हैं तो आपकी क्या कहलाएगी वो प्रॉप, क्या कहलाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। टर्मिनेटिंग का मतलब समझो चीज टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, अभी आप टर्मिनेटिंग समझो, अब जब नॉन टर्मिनेटिंग समझाऊंगा, रिकरिंग समझाऊंगा, नॉन रिकरिंग समझाऊंगा, फिर आपको वापस जब रिव्यू एक बार क्विक रिव्यू करेंगे ना तो सारी चीजें आपस में लिंक हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है,
जो भी आप उसके हर का आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 0.5, इसको क्या कहोगे 5/10 ही लिखोगे। 10 के फैक्टर करोगे, सिंपल, आपको नहीं आता तो ऐसे करते हैं, 2 5 से डिवाइड करोगे, 2 कितनी बार गया 5 बार, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 5, 2 × 5, तो क्या आ रहे हैं नीचे जो फैक्टर आ रहे हैं 2 और 5 की पावर में आ रहे हैं, 2 और 5 की पावर में आ रहे हैं, तो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसकी बात करें, ये क्या आएगा 100 आएगा, 25, 0.25 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25/100 आएगा। 100 को क्या करोगे, अब देखो सिंपल, आपको 10 का पता है ना, 10 × 10 कर दो, 10 का पता है तो आपको क्या आएगा 25, 10 को क्या लिखोगे 5 × 2, और इसको 5 × 2 क्या आएगा 25, 2 कितनी बार है 2 बार, और 5 कितनी बार है 2 बार, तो क्या है नीचे क्या आ रहा है आपका 2 और 5 आ रहा है ना, 2 और 5 आ रहा है ना, तो आपका क्या है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अगर दोस्तों उसके हर में आपका 2 की पावर या 5 की पावर कुछ भी आ रहा है तो क्या होगा टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, समझ गए, वो निकल गया था नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है टर्मिनेटिंग है। अब एक नॉन टर्मिनेटिंग का समझते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं ना, यहाँ पे हम समझते हैं, बाकी आपके नोट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी। ये वाला एग्जांपल मैं हटा देता हूं यहाँ से, पहला वाला आपके लिए नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक आपको नॉन टर्मिनेटिंग यहां से समझ लो, उसके बाद आपके लिए इजी रहने वाला है वो। मैंने ले लिया आपको 3/300। अब 300 के, देखो अब आपके दिमाग पे है, आप 300 के फैक्टर करने बैठे हो या 3 के करने बैठे हो, तो आप क्या करोगे 3 और 100 के क्या हो गए, अभी कराया था ना 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अब बताओगे ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की कंडीशन क्या बताई थी, उसके हर में कुछ नहीं करो, उसके हर में आपके 2 और 5 से अलावा कोई भी और संख्या आ जाए ना, कोई भी और संख्या आ जाए तो वो क्या होगी, वो जो फ्रैक्शन होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, 2 और 5 से अलावा कुछ भी आ जाए क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। अब हम दोस्तों टर्मिनेटिंग समझ में आया, इसके एक दो एग्जांपल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 10th में भी आपके आता है, बोर्ड में तो पूछा गया होगा, सीबीएसई में तो पूछा जाता है। पहला एक एक करके अब यहाँ पे समझ जाओगे आप। पहला क्या देखा है 5/12 दे रखा है, 12 के फैक्टर करो 5, 12 क्या होगा 4×3 = 12, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 2 × 3, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, यही तो हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कंडीशन, टर्मिनेटिंग के लिए आपके हर में 2 और 5 आना चाहिए, या या खाली 2 या खाली 5 आना चाहिए, या 2 और 5 से अलावा कुछ भी आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 20 की बात करते हैं, 20 को क्या लिखोगे 7/20, 20 को लिखो 7/10 × 2, 10 को क्या लिखोगे 5/2, 5 × 2 × 2, और क्या आएगा 1/5 × 2 की पावर 2। अब ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। 14 को लिखो 14, 9/14। मैंने क्या कहा आपको, आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखना है, क्या करोगे आप उसके डिनोमिनेटर मतलब उसके हर का फैक्टर करोगे, 14 का फैक्टर 9 का फैक्टर 14 का क्या आएगा 7 × 14, तो क्या होगा 2 तो आ रहा है पर 5 साथ में क्या आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। 18 की बात करें, 18 भी क्या आएगा 11/18 ना, 18 को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे 18 को 6×3 = 18, 6, 6 को क्या लिखोगे 3, 3 × 6 को क्या लिखोगे 3 × 2, और 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 3 की पावर 2 × 2,
तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि आपका 2 के साथ 3 भी आ रहा है। इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं। ये क्या पूछ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ज्ञात करो। अभी आप सिर्फ यहां पे क्या ज्ञात करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कितने हैं वो ज्ञात करो, रिकरिंग अभी जब समझाऊंगा तब आप इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब निकालने के लिए कैसे पता करोगे, सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है, क्या, हर देखना है उसका। हर क्या है, 25 है। एक मिनट दोस्तों, हर क्या है आपका, 25 है। 25 को क्या लिखोगे, 5 × 5, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 40 है, 40 को क्या लिखोगे, 4 × 10, और 10 को क्या लिखोगे, 5 × 2, तो 4 को 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 × 5, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग आ गया। अब क्या है, 5/6 है ना, 6 को क्या लिखोगे, 3 × 2 लिखोगे, तो ये क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। 125 को क्या लिखोगे, 25 पंचे 125 होता है, तो 9 आपका 25, 5 की पावर 2 × 5, और क्या होगा, 9/5 की पावर 3, तो एक भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया, कोई डाउट है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ज्यादा क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर देना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। हाँ, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, आपको क्लास की पीडीएफ वहां मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। टर्मिनेटिंग समझ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने की क्या उपाय है, कुछ नहीं सर, जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बात खत्म, कोई बात नहीं करनी, यही खत्म हो जाएगी सारी चीजें। अब इसके बाद इसमें भी आपके क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझो, इसमें जो संख्या होगी ना कंटिन्यूसली चलती रहेगी, जैसे 0.3 है लिखा है, 0.3333333, ये कंटिन्यू चलती रहेगी अनंत तक। जैसे ये लिखा है 0.272727, ये आपकी अनंत तक चलती रहेगी, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही, तो इसलिए हम कहेंगे इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव के साथ लिखे तो डेसिमल फ्रैक्शन होगी, दशमलव हटेगा तो नीचे 1 और 0 आना ही आना है, सिंपल बात है। अब ये भी है आपकी, क्या है, 1.414213, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है दोस्तों। ये होगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको थोड़ा दिमाग यहां और लगाना पड़ेगा। अब क्या आ रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, डेसिमल फ्रैक्शन के दो भाग थे, क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हम क्या बात करेंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रिकरिंग का मतलब समझो, रिपीट होना, रिकरिंग मतलब रिपीट होना, मतलब किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में कोई एक संख्या या एक संख्या का समूह बार बार दोहराया जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे आपका ये पहला एग्जांपल क्या है, 0.3333, अब ये क्या कंटिन्यूसली आपका 3 रिपीट होता जा रहा है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कह रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 0.3 के ऊपर बार लिख दोगे तो इसका मतलब भी ये होता है कि कंटिन्यूसली ये संख्या आपकी रिपीट हो रही है। इसकी बात करें, यहां पे भी क्या हो रहा है, 0.6666 कंटिन्यूसली आपका चलता जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.6 के ऊपर बार लिखेंगे। ये आपकी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी आपका क्या है, रिकरिंग में आएगा, क्योंकि 0.27272727 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.27 के ऊपर बार। ये आपकी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। अब दोस्तों रिकरिंग के बाद हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग का मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा कि सेम संख्या का समूह आपका रिपीट नहीं हो रहा है। रिकरिंग में क्या हो रहा था, आपका सेम संख्या का समूह आपका रिपीट हो रहा था, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ पे 27 हो रहा है।
नॉन रिकरिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी अनंत तक, बट नॉन रिकरिंग होगी, मतलब एक संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी। जैसे आपके दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एक पाई याद रखना है, एक आपका √2 और एक आपका √3। पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, जैसे 3.14159265। अब यहां पे कोई आपको फिक्स पैटर्न दिख रहा है, जैसे पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 9 2 5 6। जैसे यहाँ पे आपका 0.33 आ रहा था ना, यहाँ पे 0.33 0.66 0.27, एक समूह बार बार दोहराया जा रहा था। तो यहाँ पे समूह बार बार नहीं दोहराया जाता, कोई भी आपकी रिपीटेशन नहीं होती, इसको क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एक आपका पाई हो गया, एक आपका √2 हो गया, एक आपका √3, इसके एग्जाम्पल हो गए। ये तीनों आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन खत्म होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, कहां तक आगे हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ लिया। डेसिमल फ्रैक्शन के दो प्रकार हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के दो भाग हो गए, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को मैंने आपको तीन चीज बता दी, क्या, √2 √3 और पाई आप याद रखिए। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो आपके क्या होंगे, इसके भी दो भाग होंगे, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मैं एग्जांपल एक की बात करूं, मैंने लिख दिया 0.3333, इसको क्या लिखेंगे, 0.3 के ऊपर बार। दूसरा एग्जांपल लिख दिया मैंने 0.17777, इसको क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, एक रिपीट नहीं हो रहा है तो एक को सेम लिखो, और 7 रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार लिखोगे। तीसरा मैंने लिखा आपका 0.6666, चौथा लिख रहा हूं मैं, ये थोड़ा कलर डिम आ रहा है, चौथा लिखता हूं मैं 0.26666। अब यहां पे इसको क्या लिखोगे, 0.6 के ऊपर बार, इसको क्या लिखोगे, 0.26 के ऊपर बार, 2 के नहीं 6 के ऊपर बार। अब यहां पे एक चीज समझने की बात है दोस्तों, जो प्योर होता है ना, इसमें से प्योर का मतलब आपके डेसिमल के बाद जो सारी संख्याएं हैं वो रिपीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सारी संख्या रिपीट हो रही है तो ये प्योर हो गया। डेसिमल के बाद सारी संख्याएं रिपीट होनी चाहिए, एक रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका 7 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मिक्स रिकरिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। मैंने क्या कहा, प्योर और मिक्स के लिए क्या होता है, अगर दशमलव के बाद सारी संख्याएं आपकी रिपीट हो रही हैं तो आपका क्या होगा, वो प्योर होगा। अगर यहां पे सारी संख्याएं रिपीट नहीं हो रही, जैसे यहां पे 2 रिपीट नहीं हो रहा दशमलव के बाद, ये क्या हो गया, इनप्योर, मिक्स हो गया, मिक्स रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। ये आपके इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें, हो गए। अब मैंने लिख दिया, जैसे रैंडम लिख दिया 0.12121212, ये क्या हो गया, 0.12 के ऊपर बार हो गया, ये क्या हो गया, आपका प्योर हो गया। वैसे ही मैंने इसके बाद लिखा 0.3412121212, ये लिख दिया, ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, मिक्स रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप यहां पे सारे खत्म हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि आपके एग्जाम में, रेलवे में तो भर भर के पूछा जाता है यार, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आपको कंपेयर करने के लिए पूछा ही जाएगा। तो यहां पे हम बात करते हैं लार्ज और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को पहचानने का तरीका। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, अदर एग्जामों में भी आपका एसएससी ओएसएससी में पूछा जाता है। एसएससी हो गया आपका, पुलिस में हो गया,
जहां पे भी आपको मैथ नंबर ये आता है ना, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब यहां से बात करें हम क्रॉस मेथड को कैसे हम वेरीफाई करते हैं। क्रॉस मेथड से हम कैसे पता करते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। जैसे 3/4 लिख दिया मैंने और आपका 7/5 लिख दिया। अब हमें यह बताना है इसमें से बड़ी कौन सी है। तो इसके लिए आपके पास एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, इसकी गुणा यहां करेंगे, इसकी गुणा यहां करेंगे, यहां से जो आया यहां लिखेंगे, यहां से जो आया आपका यहां लिखेंगे। यहां से क्या आया, 5×3 = 15 आया, और यहां से क्या आया, 7×4 = 28 आया। तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखिएगा, जो जिस साइड की आपकी संख्या बड़ी आएगी ना वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। तो यहां पे आपकी फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है, यहाँ पे 3/4 और 7/5 पे आपकी 7/5 फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। ठीक है, ये आपका एक तरीका होता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 3/4, 3/5, और आप ले लेते हैं 7/5 और 1/3। ये मैंने नंबरिंग दे दी 1, ये नंबरिंग दे दी 2, ये नंबरिंग दे दी 3, ये नंबरिंग दे दी आपकी 4। अब मैं पूछ रहा हूं इनमें सबसे बड़ी और छोटी फ्रैक्शन ज्ञात करो। सबसे बड़ी के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मेथड का ही प्रयोग करना है, बड़ी निकालनी है और फिर आपको छोटी निकालनी है। क्रॉस मेथड लगाओ, इसकी यहां करोगे, इसकी यहां करोगे, तो यहां से क्या आएगा, 5×3 = 15 आएगा और 4×3 = 12 आएगा। अब यहां पे जो छोटी आ गई ना उसको गेम से बाहर कर दो, ये गेम से बाहर होगी, मतलब ये गेम से बाहर होगी। अब आपके पास क्या बची, ये, और आप इसकी कंपेरिजन कराओ। 5 की गुणा इससे करोगे, 5×3 = 15, यहाँ की बात करेंगे, और 4 की गुणा यहाँ 7×4 = 28। आपको बड़ी निकालनी है तो छोटी को क्या करोगे, ए जाना, तो छोटी को क्या कर दिया, ए जाना, तो कौन सी थी छोटी, ये इधर वाली छोटी थी, ये गई। अब ये दो बची ना, ये और ये, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी यहाँ 7×21, और ये क्या है 5×5, कौन सी बड़ी है, ये छोटी होगी, ये चली ए जाना। आपकी क्या बच गई, 7/5। तो 7/5 आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। अब आपको सबसे छोटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं सर, बस पहले इसको यहां उतार लेते हैं, वहां पर हौस पौस हो जाएगी, आपके समझने के लिए दिक्कत हो जाएगी। 3/4, 3/5, 7/5, 1/3, ये है। अब इनके आपस में क्या करो, सेम मेथड, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 5×3 = 15 और क्या है 4×3 = 12 है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, अभी बड़ी वाली चाहिए, बड़ी वाली चाहिए तो छोटी वाली चाहिए ना, बड़ी वाली को बाय बाय कर दो, इसको आप बाय बाय कर दो। अब आपके पास ये बची, इसकी यहाँ करो 5×3 = 15 और 5×7 = 35। तो ये बड़ी है, इसको बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, तो आपके पास अब क्या बची, ये दो बची, ये और आपकी ये। इसकी मल्टीप्लाई यहां से करोगे, 3×3 = 9, 5×5, तो ये क्या होगी, बड़ी होगी, ये बाय बाय होगी। तो आपकी सबसे बड़ी कौन सी निकल गई यहाँ पे, ये आपकी 1/3, सबसे छोटी, सॉरी सबसे छोटी एक आपकी 1/3 निकल गई। इस प्रकार से आपका क्रॉस मेथड काम आता है बड़ी और छोटी फ्रैक्शन को ज्ञात करने के लिए। इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, इसमें क्या पूछा गया है, 3/5 और 4/7 में बड़ी कौन सी है, इसकी यहां कर दो, इसकी यहां कर दो, 7×21, 5×20, तो बड़ी क्या होगी, 3/5 बड़ी होगी 4/7 से। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार से क्रॉस मेथड आपका काम करता है। दोस्तों अभी इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको क्या होगा, सारे मेथड, कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है वो समझ में आएगा। अभी आप ध्यान से तरीके सीखो, अभी अपने शस्त्र को अपनी तुनीर में डालो। जैसे अर्जुन ने महाभारत से पहले तपस्या करके अपनी तुनीर में सारे अस्त्र डाले थे ना, कब ब्रह्मास्त्र का यूज करना है, कब सर्फा वो सर्प कौन सा होता है वो जिससे नाग फांस बनता है, नाग फांस का कब पशुपात अस्त्र का प्रयोग करना है, वो जब अस्त्र का तब प्रयोग करोगे जब आपके पास होंगे। तो युद्ध में आपके अलग अलग प्रकार के शस्त्रों की जरूरत होगी, तो पहले सारे शस्त्र अपने तुनीर में रख लो। ये मत कहना सर मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, मुझे पशुपास्त्र नहीं चाहिए, मुझे
ये नीचे वो नीचे, पहले रखो, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, कहीं बाहर से नहीं करा रहा हूं, सब आपके कोर्स के डिजाइन का पार्ट है, यही आपसे एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये आप भरोसा रखिए। कहीं से उठा के देख लीजिए, कहीं जाके देख लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ चीजें मिल रही हैं तो, या इससे आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे, बाहर मिल सकते हैं नो डाउट, क्योंकि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाया जा सकता है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, कुछ भी पढ़ाया जा सकता है, बट एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, जिससे कि आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, फिर आप पीएचडी करो यार किसी भी चीज में, कोई टेंशन नहीं है, बट पहले अभी आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा मैं, बट जुड़े रहो, कंटिन्यूसली वीडियो देखो, अपना फीडबैक दो, तभी कुछ मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल जोश आता है अंदर से, कर हर मैदान फतेह वाला। बट कब आएगा, जब आपका सपोर्ट रहेगा। क्लास तो मैं करा ही रहा हूं, पर जब आपका सपोर्ट रहता ना, एक अलग एनर्जी रहती है अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब क्या है दोस्तों, अब आपसे दूसरा तरीका क्या है, हर दूसरा तरीका है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को पहचानने का। हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड लेते हैं। अब इसमें यहां पे एलसीएम मेथड दो प्रकार से होते हैं, एक तो आप क्या हर समान करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि चलो ये भी मैं आपको यहां पे समझा दूंगा। अभी हम एक निंजा टेक्निक का प्रयोग करते हैं। यहां पे एलसीएम मेथड में मैं आपसे क्या कहता हूं, 2/3 ले लिया, 5/6 ले लिया और 7/12 ले लिया। अब इसको एलसीएम से कैसे निकालना है वो समझो। सबसे पहले आप इनका डिफरेंस लोगे, एक आया, इसका डिफरेंस लोगे, एक आया, इसका डिफरेंस लोगे, क्या आएगा, 5 आएगा। जो आपका डिफरेंस आया ना, एक, एक और 5, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहां से इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। एलसीएम लेना मैंने आपको बता रखा है इससे एलसीएम चैप्टर में, नहीं पता तो अभी याद रखियो, इसका एलसीएम 5 आएगा। अभी कॉन्सेप्ट दूसरा चल रहा है, एलसीएम छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट समझो। अब जो आपका एलसीएम आया 5, उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, जो आपका क्या है, डिफरेंस है, 1 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो आपका अंश है, न्यूमरेटर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू आपकी बनेगी उसको क्या लिख दोगे, आप नीचे लिख दोगे, क्या आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। सेम आपको पैटर्न क्या करना है, यहां पे करना है। जो आपका एलसीएम है उसको किससे डिवाइड करना है, जो आपका डिफरेंस है उससे डिवाइड करो। मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो आपका फ्रैक्शन का क्या है, हर है, नहीं सॉरी अंश है, 5। तो यहां से क्या आएगा आपका, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 5 5 25। इसको सॉल्व करने के बाद सेम, जो आपका एलसीएम है 5, उसको क्या करोगे, जो आपका डिफरेंस है उससे डिवाइड करोगे। डिफरेंस क्या आएगा, यहां पे 5 आएगा, और जो आपका अंश है, न्यूमरेटर है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7। तो यहां से क्या आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपका क्या आएगा, 5 से 5 कट गया, 7 आ गया। अब इसमें याद रखिए, जो फ्रैक्शन सबसे बड़ी आएगी ना, वो आपकी बड़ी होगी। इनकी नंबरिंग दे दूं मैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो यहां पे आपकी जो सबसे बड़ी होगी, ये 1 नंबर होगी, ये आपकी 2 नंबर होगी, ये आपकी 3 नंबर होगी। जो आपकी यहां पे लास्ट फाइनल आंसर में ना, जो सबसे बड़ी आई है वो सबसे बड़ी कहलाएगी, जो सबसे छोटी आई है सबसे छोटी कहलाएगी। तो यहां पे अगर बात करूं मैं, जो सेकेंड नंबर वाली है वो सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन सी है, पहले नंबर वाली, क्या, 2/1 नंबर। फिर क्या है, सबसे छोटी क्या है, आपकी 3rd नंबर वाली। अगर इसको लिखें तो 5/6 सबसे बड़ी है, उससे छोटी आपकी 2/3 है, और सबसे छोटी 7/12 है। ये आपका क्या होता है, एलसीएम मेथड होता है। अब यहां पे दूसरा क्या है, हर को समान करना। जैसे मैंने यहां पे लिया आपका एग्जाम्पल, इसको ही ले लो, 2/3, 5/6 और आपका क्या है, 7/12। अब हर समान करना है, क्या करना है, सबको 12 के बराबर कर दो। 12 के बराबर करने के लिए यहां क्या करोगे आप,
2 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 की करोगे, यहाँ पे 4 की करोगे, तो आपका क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 7 और 12। अब ये क्या हो गए? हर समान हो गए। जैसे ही आपके हर समान हुए तो याद रखना, अगर हर समान है ना तो आप अंश के साथ, नुमरेटर के साथ कंपेयर करोगे। कंपेयर करोगे, क्या करोगे? तुलना। नुमरेटर के साथ जब आप तुलना करोगे, अंश के साथ तुलना करोगे, तो जो अंश सबसे बड़ी होगी ना, सबसे बड़ी होगी, वही फ्रैक्शन जो आपका अंश में वैल्यू सबसे बड़ी मानी जाएगी, ये जो सबसे बड़ी मानी जाएगी वही क्या होगी? जो अंश सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, ये बात याद रखिए। क्या याद रखेंगे आप? अगर अंश, अगर आपने उसके हर समान कर दिए, फ्रैक्शन के हर समान कर दिए, डिनोमिनेटर समान कर दिए, तो जो फिर कंपैरिजन किसके साथ करोगे? अंश के साथ करोगे। अंश के साथ तुलना करोगे, तो अंश के साथ तुलना करने में एक चीज याद रखना, जो अंश आपकी सबसे बड़ी होगी ना, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। तो यहां पे सबसे बड़ी कौन सी होगी? दूसरे नंबर वाली। दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी होगी। फिर कौन सी बड़ी है? फिर पहले नंबर वाली, फिर आपकी तीसरे नंबर वाली। यही आपका पहले भी आंसर आया था। बस ये आपका एलसीएम का तरीका होता है। एलसीएम मेथड से इस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं। यही आपका, यही एक तरीका और है। अभी मैंने आगे समझाया, इसलिए मैं कह रहा था बाद में समझाऊंगा, वो तो मैंने आपको भी समझा दिया। बाद में मैं समझा रहा था कि इसका एक तरीका होता है कि आपके जब अगर क्वेश्चन में हमेशा हर समान दे दिए जाए तो कौन सी बड़ी होगी उसके लिए। तो अभी आपको यहां तक कोई डाउट हो, कोई भी क्लियरिटी चाहिए हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर बताना। बाकी हम कल कॉन्सेप्ट इसको कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ा लंबी क्लास बन जाएगी। ये आपके बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन इसमें मैंने दिए हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है आपके, ये सब हम करने वाले हैं। फिर आपके कंटिन्यूस फ्रैक्शन वाली क्लास रहने वाली है पूरी। अभी इसको मैं एक क्लास जरूर लगेगी इसमें। तो दोस्तों अभी तक आपने क्लास देखी, कैसी लगी? और कहीं पे भी कोई आपको लगे डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा उसको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें अल्टा स्टडी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।